हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप डिस्ट्रैक्शन से बचे हुए होंगे। तो ये इंडियन पॉलिटी की फर्स्ट क्लास है। इसके अंदर मैं एमसीक्यूज और थ्योरी डिस्कस करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो देखिए, इस सिलेक्शन बैच का आप सबसे बेहतरीन उपयोग कैसे कर सकते हैं कि आपको जो भी आपके पास बुक है, बुक लिस्ट की वीडियो मैंने शेयर की थी ऑलरेडी। तो जो भी आपके पास बुक है उसके अंदर आप नोट डाउन कर लो। मतलब पॉलिटी का कोई भी सेक्शन है, जैसे मैं मान लेता हूँ आपके पास ल्यूसेंट बुक है, उसके अंदर पॉलिटी का सेक्शन खोल लो और उसके अंदर जो भी नई नया डाटा आपको यहाँ से मिलता है उसको लिख लो, वहां पे ऐड ऑन कर लो। जैसे ये पेज है तो यहाँ कॉर्नर पे लिख लो, ऐड कर लो, या फिर कोई इसके अंदर पेज स्टिक कर दो वहां पे उसके बीच में। बहुत ही बेहतरीन मेथड है ये। इसको हम वैल्यू एडिशन बोलते हैं। वैल्यू एडिशन, ठीक है। वैल्यू एडिशन ये आपका बेनिफिट कब करेगा, जब आपको रिवीजन करना होगा एग्जाम से पहले 2 से 3 बार। जब आप रिवीजन करेंगे तब आपको बेनिफिट देगा ये। क्योंकि वीडियो से रिवीजन नहीं होगा आपको, जब मैराथन क्लासेस आएंगी उनसे रिवीजन नहीं होगा, वो इफेक्टिव मेथड नहीं है। आपको करना है बुक से स्टडी, और बुक ही आपका साथी रह देने वाले हैं। बुक ही आपका साथ देगी आपके सिलेक्शन में, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे हुए हैं पर मैं हिंदी में बोल के इनको समझाऊंगा आपको। आगे से सारी क्लास बाइलैंग्वेज रहने वाली। तो पहला क्वेश्चन है कि जो लक्षद्वीप आइलैंड है उसका नाम लक्षद्वीप कब किया गया, ठीक है। उसको पहले अलग अलग लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमीनदीवी ऐसे आइलैंड्स के नाम से जाना जाता था। इसका नाम लक्षद्वीप कर दिया गया कब? 1973 को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको इसकी हिस्ट्री में लेके चलता हूँ, ठीक है। देखिए 1947 जब इंडिया आजाद हुआ था, ठीक है, रिसेंटली हमने इंडिपेंडेंस डे बनाया है, तो 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो हमें पता है कि जो इंडिया है वो टुकड़ों में बटा हुआ था। कुछ टुकड़ों को बोलते थे ब्रिटिश प्रोविंसेस, ब्रिटिश प्रोविंसेस, और कुछ को बोलते थे प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट जिसको हम रजवाड़े बोलते हैं, ठीक है। लगभग 500 के से ज्यादा रजवाड़े थे, ठीक है। उसके साथ ही क्या हुआ, जब देश आजाद हुआ ना तो देश को टुकड़ों में, मतलब अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया था। मतलब 4 कैटेगरी में, जो जितने भी राज्य थे उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। 4 कैटेगरीज में अलग अलग थे, कुछ में ब्रिटिश प्रोविंसेस आती थी, कुछ में यूनियन टेरिटरीज, कुछ में प्रिंसली स्टेट। मतलब अलग अलग 4 भागों में डिवाइड कर दिया था, इसमें अलग अलग राज्य आते थे, ठीक है। ये सब चीजें चली। इसके साथ ही हमको पता है 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। और उसके साथ ही 1953 में फजल अली फजल अली कमीशन का गठन हुआ, ठीक है। जब हम हरियाणा का गठन पढ़ते हैं उसमें भी हम पढ़ते हैं, तो 1953 में फजल अली आयोग आया। इसने स्वीकार कर लिया कि राज्य भाषा के आधार पर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ही बाकी राज्य भी बनने स्टार्ट हुए। तो इसने क्या किया, 1956 में जो ये 4 डिवीजन था राज्यों का, इनको खत्म कर दिया और 1956 में राज्यों में डिवाइड कर दिया, यानी 14 स्टेट्स प्लस 6 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। यानी 1956 में 14 स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरी थी। इसका जो इवोल्यूशन हुआ आज 2023 तक, हम आते आते क्या पढ़ते हैं कि 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। तो इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। देखिए 1956 में जो 14 स्टेट थे और उसके साथ 6 यूनियन टेरिटरी थी। इसके साथ ही हम पढ़ते हैं जो 1966 में हरियाणा राज्य बना, 17वां राज्य, ठीक है, हरियाणा बना। इससे पहले 1960 में अलग अलग राज्य बने, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। ये ऐसे ऐसे राज्य बनते गए और 2000 में हमको पता है छत्तीसगढ़ राज्य बना। 2014 के अंदर तेलंगाना राज्य बना, ठीक है। ऐसे करते करते हम 2019 तक पहुंचे जब 29 राज्य थे। और 29 राज्य थे जिसके साथ ही जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा छीन लिया गया और उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो आज 2023 के अंदर 28 राज्य रह गए हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यूनियन टेरिटरीज देखिए, जब दो जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बनाया, उसके साथ ही 2 यूनियन टेरिटरीज को मर्ज भी कर दिया गया था, ठीक है। इसके साथ ही करंट स्टेटस ये है 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है। ये तो था राज्य का इवोल्यूशन। इसके साथ ही हमने पढ़ा जो लक्षद्वीप का नाम बदल कर रख दिया गया। ये पहला कोई ऐसा मूवमेंट नहीं था। सबसे पहला नाम बदला गया था
उत्तर प्रदेश का। इससे पहले उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे। तो 1950 में तो ये बना था फर्स्ट जिसका नाम चेंज हुआ था। ठीक है, उसके साथ ही मद्रास, मद्रास को तमिलनाडु कर दिया गया। कब? 1969 में। 1969 में कर दिया। इसके साथ ही नेक्स्ट डे जो मैसूर, मैसूर को बदलकर क्या कर दिया गया? कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटक कर दिया। कब किया गया? ये 1973 में। और 1973 ये वही साल है जब लक्षद्वीप का भी नाम बदल दिया गया था। ठीक है, ये कर दिया गया। उसके बाद दिल्ली, दिल्ली को कर दिया गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी 1992 के अंदर। ठीक है, जहां हम दिल्ली को पढ़ते हैं या मैप पे सर्च करते हैं, वो दिल्ली हम नेम वाइज बोलते हैं, लेकिन उस वो करंटली है नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जो सिर्फ दिल्ली तक नहीं है, बाकी राज्यों में भी फैली है। हरियाणा में उसके 14 डिस्ट्रिक्ट आते हैं एनसीटी के। ठीक है? इसके बाद चेंज हुआ 2006 में, जब उत्तरांचल का नाम बदलकर क्या कर दिया? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड बोलते हैं हम। इसका नाम बदलकर कब क्या कर दिया? उत्तराखंड। कब? 2006 के अंदर। ठीक है, और उसी टाइम पोंडिचेरी का नाम, पोंडिचेरी का नाम क्या कर दिया? पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी। कब? 2006 के अंदर। और रिसेंटली जो बिल्कुल लास्ट में जो या फिर जो लेटेस्ट जो अब तक जो रिसेंटली नेम चेंज हुआ वो हुआ था 2011 में। इसका? उड़ीसा का, जिसको हम उड़ीसा बोलते हैं, उसका नाम चेंज करके क्या हुआ था? उड़ीसा। ठीक है, कब? 2011 के अंदर। ठीक है, ये था इवोल्यूशन स्टेट्स का और उनके नेम चेंज का। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, पीछे भी पूछे गए हैं एचएससी ने, तो हम उनको समझ रहे हैं और उसको ब्रोडन कर रहे हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। द प्रेजेंट लोकसभा इज द, जो करंटली लोकसभा चल रही है वो कौन सी है? तो वो है 17th लोकसभा। 17th लोकसभा जो फर्स्ट टाइम लोकसभा के जो इलेक्शन हुए थे 1951-52 में हुए थे, जब फर्स्ट देश के प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, आप अगर चैनल पे विजिट करेंगे तो पीएम की पूरी लिस्ट जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक ट्रिक वाइज मैंने करा रखी है। आप चैनल पे विजिट करें, आपको मिल जाएगी वो। ठीक है, तो करंटली जिसके इलेक्शन हुए थे 2019 के अंदर वो थी 17वीं, और अब 2024 के अंदर होंगे, ये हो जाएगी 18वीं लोकसभा। काफी इंपॉर्टेंट है ये। और करंटली ये तो है सेंट्रल लेवल पे, और जो करंटली हरियाणा के अंदर है लेजिस्लेटिव स्टेट असेंबली, वो कौन सी है? वो है 14th। ठीक है, 14वीं, जिसके सीएम है मनोहर लाल, मनोहर लाल खट्टर, और जो गवर्नर है वो है बंडारू दत्तात्रेय, जो कि 18वें गवर्नर। ठीक है, इसकी भी जो पूरी की पूरी लिस्ट है वो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप विजिट करेंगे तो। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर द इलेक्शन टू लोकसभा। भाई लोकसभा में इलेक्शन क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम एज क्या है? देखिए, हम लोकसभा के अंदर जो इलेक्शन होते हैं ना, या फिर जो लोग जाते हैं, वो जाते हैं पब्लिक, जो कॉमन पर्सन है, पब्लिक वोट करती है और वहां से रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा के अंदर पहुंचते हैं। राज्यसभा में थोड़ा अलग कंसेप्ट है, वो अभी हम समझेंगे। तो लोकसभा के लिए मिनिमम एज है 25 साल। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि लोकसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ आज तक हम पढ़ते आए हैं 552, भाई इतनी सीट है। लेकिन रिसेंटली चेंज हुआ है, अब 550 है। यानी 100 जो चारवा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उसने क्या कर दिया है, जो दो एंग्लो इंडियन की सीट थी उनको क्लैश कर दिया है। क्लैश कर दिया इसका मतलब आगे दो एंग्लो इंडियंस नहीं अपॉइंट किए जाएंगे लोकसभा के अंदर। ठीक है, तो करंट अगर क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम कितनी सीट है लोकसभा के अंदर, तो क्वेश्चन आंसर आएगा 550। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मिनिमम एज ऑफ द वोटर इन इंडिया, वोटर की मतलब जो वोट करता है। ठीक है, यानी जैसे लोकसभा के अंदर वोट होते हैं, लेजिस्लेटिव स्टेट असेंबली के अंदर वोट होते हैं। ठीक है, आप जाते हैं वोट करने, पंचायत के वोट करने जाते हैं आप। ठीक है, उसके लिए मिनिमम एज है 18, 18 ईयर्स।
पहले 21 थी, लेकिन 1989 में इसको क्या कर दिया गया, 18 कर दिया गया। आप कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। 1989 में जब इसकी एज 18 कर दी गई, तो यही वो साल है जब इलेक्शन कमीशन, जो हम पढ़ते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो एक मेंबर बॉडी से 3 मेंबर बॉडी कर दिया गया। ठीक है, मतलब अब इसके अंदर 3 मेंबर होते हैं, एक तो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और एक चीफ इलेक्शन, 3 मेंबर कर दिए गए हैं। कब? 1989 में। काफी इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि भाई जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होता है, ठीक है ना, जिसको हम बोल देते हैं पीएमओ, वो क्या है? वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है उसका, स्टैट्यूटरी बेस है, या फिर कन्वेंशनल बेस है? कन्वेंशनल का मतलब है कि एक रूल बना दिया गया है कि भाई ऐसे ही होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। देखिए कॉन्सेप्चुअल भी क्वेश्चन आते हैं एचएससी के अंदर। आपने पिछली बार का ग्रुप डी का एग्जाम दिया, देखा होगा या दिया है, तो उसमें रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, ठीक है ना, प्लेबिसाइट, इससे क्वेश्चन आए थे, मतलब डेमोक्रेसी के कंसेप्ट से क्वेश्चन आए थे, डेमोक्रेसी की। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है इसका, मतलब प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है ना, जो पीएमओ, वो इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। ठीक है, जैसा कि हम पढ़ते हैं आर्टिकल 74 और 75 के अंदर। ठीक है, तो इन्हीं पे बेसिस है पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया हुआ है प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, कि भाई राज्यसभा के लिए कितनी मिनिमम एज चाहिए? तो राज्यसभा के लिए चाहिए 30 साल। हमने देखा लोकसभा के लिए कितनी चाहिए, 25 साल। राज्यसभा के लिए कितनी चाहिए, 30 साल। और प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट के लिए 35। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये सब चीजें पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं हम पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट है जो हम पढ़ते हैं भाई, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट दिल्ली के अंदर है, तो पार्लियामेंट वो बिल्डिंग है, उस जगह को कहते हैं पार्लियामेंट। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर अलग अलग कंपोनेंट है पार्लियामेंट के, जैसे कि 3 कंपोनेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, प्लस प्रेसिडेंट। कई बार स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, वो लोकसभा राज्यसभा को तो मानते हैं, प्रेसिडेंट को नहीं मानते। तो ये भी आंसर आएगा, प्रेसिडेंट भी उसके पार्ट है, लेकिन प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के अंदर नहीं बैठते, के अंदर सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा की सीटिंग होती है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के लिए मिनिमम एज हमने देख लिया, लोकसभा के लिए देख लिया, राज्यसभा के लिए देख लिया, प्रेसिडेंट के लिए देख लिया, और अब प्राइम मिनिस्टर। देखिए प्राइम मिनिस्टर के लिए जो मिनिमम एज है वो कहीं भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन हमको आइडिया होगा कहाँ से। एक दूसरी चीज मेंशन है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहीं से भी आ सकता है, राज्यसभा से भी आ सकता है, लोकसभा से भी आ सकता है। ठीक है, वो राज्यसभा से भी का भी पार्ट हो सकता है, लोकसभा का भी पार्ट हो सकता है, मतलब कोई भी जो सदस्य है राज्यसभा लोकसभा का, वो कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो मिनिमम एज जब हमें पता है, लोकसभा के लिए कितनी है, 25 है, राज्यसभा के लिए कितनी है, 30 है, प्रेसिडेंट के लिए 35। जब वो लोकसभा से भी आ सकता है, राज्यसभा से भी आ सकता है, तो मिनिमम तो 25 होना, तो वो 25 मिनिमम एज होनी जरूरी है इसके लिए, प्राइम मिनिस्टर के। है ना? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, आपको इससे भी प्रिपेयर रहना है। ठीक है, द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसा कि हम पढ़ते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो हरियाणा के अंदर जो कि ग्रुप ए और ग्रुप बी का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, यानी एचसीएस का या फिर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है, ये जो बड़ी पोस्ट है इनके एग्जाम कंडक्ट करवाती है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसके मेंबर को कौन अपॉइंट करता है? वो करता है गवर्नर। ठीक है, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस और वाइस प्रेसिडेंट ये नहीं करते, कौन करता है? गवर्नर। वाइस प्रेसिडेंट होता है जो, वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है, किसका? राज्यसभा का। मतलब एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है, तो लोकसभा को कौन हेड करता है, राज्यसभा को कौन हेड, का मतलब है कि उसकी मीटिंग अंदर कोई हा हुल्ला ना हो, अंदर रूल्स को फाइनल ऑर्डर कौन देता है कि भाई क्या सही है क्या गलत है। लोकसभा के अंदर तो होता है स्पीकर, लेकिन राज्यसभा के अंदर कौन होता है? वो होता है वाइस प्रेसिडेंट। इनकी ही ये ही फाइनल अथॉरिटी होते हैं
किसी भी चीज को लेके, कहाँ पे, लोकसभा आए हो या फिर राज्यसभा हो। द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब इनमें से सब प्रियम्बल के अंदर है, सिवाय, तो सिवाय एडल्ट फ्रेंचाइज की, ठीक है, बाकी सारी चीजें हैं, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, फ्रेटर्निटी और जस्टिस। ये प्रियम्बल का क्या मतलब है? प्रियम्बल, प्रियम्बल का इंग्लिश में मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो किसी बुक के पहले डाली गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इस देश की बुक मान के चलो आप, जहां पे रूल्स जिनको सभी को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे सरकार खुद हो का, चाहे कोई भी सिटीजन हो, सबको फॉलो करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पार्ट है या फिर जो स्टार्टिंग में ऐड की जाती है, प्रियम्बल। प्रियम्बल, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में ऐड किया गया था, मतलब पहले प्रियम्बल नहीं बनी, पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसके बाद में प्रियम्बल को ऐड किया गया था। ये क्वेश्चन बनता है, काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई प्रियम्बल पहले डाली गई थी या बाद में डाली गई। इसके साथ ही देखिए, प्रेम्बल को जो आज तक सिर्फ एक बार ही अमेंडमेंट की गई है, वो भी 42nd अमेंडमेंट थी, जो 42nd अमेंडमेंट 1976 की। इसमें सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है प्रियम्बल को। उसके अंदर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, फ्रेटर्निटी और जस्टिस, तीनों के तीनों मेंशन है। जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस और इसके साथ ही पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, प्रियम्बल डिक्लेयर इंडिया एज ए सोवरेन स्टेट। भाई सोवरेन स्टेट डिक्लेयर करती है प्रियम्बल। सोवरेन का मतलब क्या है? सोवरेन का मतलब क्या है कि आजाद, मतलब किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, या फिर इंडिया के ऊपर कोई नहीं बैठा जो इंडिया को डायरेक्ट करेगा, मतलब अपने जो इंटरनल, अंदरूनी और एक्सटर्नल, बाहर के जो जितने भी अफेयर हैं, वो खुद से कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे पहले तो रूल कर रहे थे ब्रिटिशर्स इंडिया के ऊपर, भाई वही बताएंगे भाई एक्सटर्नल किसके साथ क्या समझौता करना, लेकिन सोवरेन का मतलब ये है कि किसी पे भी डिपेंड नहीं है, अपना इंडिपेंडेंट है, ठीक है। देखिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेज, जैसे कि हमने देखा दो हाउसेज होते हैं और एक प्रेसिडेंट भी इसका पार्ट होता है। तो उन हाउसेज का नाम क्या है? उन हाउसेज का नाम है राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा को ये नाम मिले 1954 में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, के अलावा हमने देख लिया बाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के लिए जो मेंबर है उसकी टर्म ऑफ ऑफिस कितने साल के लिए होता है? तो वो होता है 6 साल के लिए, 6 ईयर्स। देखिए इसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। जैसे हमको पता है लोकसभा की टाइम पीरियड कितना होता है, 5 ईयर्स होता है। जो पंचायत होती है उसका टाइम पीरियड कितना होता है, 5 साल होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, लेकिन ये 6 साल मेंशन नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यसभा को लेकर सिर्फ इतना मेंशन है कि इसके 1/3 मेंबर हैं, हर 2 साल बाद रिटायर होते रहे। लेकिन ये जो 6 साल है, ये आया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से, ठीक है, वहां से आया। मतलब पार्लियामेंट ने रूल बनाए, कानून बनाए, ये उन्हीं कानूनों में से एक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वहां से आया। और ये कितनी आई, 6 साल, ठीक है। तो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज, तो इंडिया को कैसे डिस्क्राइब करती है? तो इंडिया को डिस्क्राइब करता है ऑप्शन ए, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इसको आप कैसे याद से रख सकते हैं? SSSDR। कई बार इसका फ्लो भी पूछ लेता है, भाई सबसे पहले क्या, कौन सा वर्ड आएगा? सोशलिस्ट आएगा, सेकुलर आएगा, डेमोक्रेटिक आएगा, रिपब्लिक आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रियम्बल के बारे में भी हमने देखा, डिटेल में पढ़ा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जिसका मैंने बैकग्राउंड भी डिस्कस किया, कंसेप्ट भी डिस्कस किया। जो बिल्कुल थ्योरेटिकल क्लास है वो भी आएंगी, और हम ऐसे ही एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस जो क्लास इसकी पीडीएफ चाहिए, तो ये टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। इसके साथ ही बाकी सारी क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। तो श्योर शॉट इस सिलेक्शन बैच से आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। थैंक यू।